हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान का 15वां अध्याय हमारे चारों ओर वायु। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। कपड़े के पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है और छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ा कर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? तो इसके लिए क्रियाकलाप करेंगे। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते देखा है? यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखें, अपनी मुट्ठी बंद कीजिए। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब वायु के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबोइए। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उल्टने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, यह वायु विरल होती जाती है। क्या आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? अब अगला प्रश्न है अपना, वायु किससे बनती है? 18वीं शताब्दी तक लोग जानते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा है जल वाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में उपस्थित
वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। एक क्रियाकलाप करते हैं ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन है, इसकी जांच करेंगे। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखो। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जल रही हैं या बुझ जाती हैं? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी हुई थी वह कुछ देर में बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण है हो सकता है? विचार करें। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वह आपने देखा होगा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4। अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दीजिए तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर से के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिरी के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य किरणों को ध्यानपूर्वक या सावधानीपूर्वक देखिए इस तरह से। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? ये कण क्या है? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ों की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश या किरणपुंज को देखा होगा, जिसमें धूलकण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह में सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा उसमें उपस्थित इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती है। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? ये भी तो बड़ा प्रश्न है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए। इसको धीरे धीरे गर्म कीजिए। पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपकते हुए देखते हैं?
ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसके लिए क्रियाकलाप 6 करते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, उसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव तथा पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु का अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय जमीन पर बाहर आते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल में ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन की को प्रतिस्थापित कौन करता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अपने साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे और जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब हम अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नाव को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण नहीं उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीज तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारा अध्याय था। इसका सारांश देख लेते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्रणाली श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन या वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके प्रश्न है वायु के संघटक क्या है, मतलब वायु के अंदर क्या क्या पाया जाता है। वायु के अंदर देखिए सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, धूल के कण, ठीक है, ये सब कुछ वायु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु जलने में सहायक होती है? तो इसके लिए हम एक मोमबत्ती वाला प्रयोग करेंगे जो आपको पहले करवाया है कि एक जलती हुई मोमबत्ती लेंगे और उसे एक कांच के गिलास से ढक देंगे। जब
कुछ देर बाद में मोमबत्ती उसके अंदर बुझ जाती है। तो इससे ये हम अनुमान लगाते हैं कि वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होने की वजह से मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इसको लिखना है तो आप चैप्टर में अंदर जाइए, वहाँ पर ये प्रयोग आपको मिलेगा। चौथा प्रश्न, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। जब हम जल को गर्म करते हैं तो उसमें वायु गर्म होकर बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। तो इससे पता लगता है कि वायु जल के अंदर घुली होती है। पांचवा, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। क्योंकि रुई के ढेर के अंदर वायु भरी होती है, और जब हम रुई को जल के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर भरी हुई वायु बाहर निकल जाती है और रुई का ढेर सिकुड़ने लगता है। छठा, पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। सातवां प्रश्न, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। आठवां प्रश्न, 5 क्रियाकलाप की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। जैसे पत्तों का हिलना, जो हम ये फिरकी बनाते हैं उसका घूमना, श्वास लेना, आग का जलना, और जैसे नाव जहाज उनका चलना, कीड़े मकोड़ा का पक्षियों का उड़ना आदि बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके। ठीक है। 9वां प्रश्न, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे को किस प्रकार सहायता करते हैं। देखिए, वायुमंडल में पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसका विपरीत पेड़ पौधे जो गैस छोड़ते हैं उसको जीव जंतु श्वसन के तौर पर यूज करते हैं, और जो जीव जंतु छोड़ते हैं उनको पेड़ पौधे यूज करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। तो ये हमारा अध्याय हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।